बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर कुरैशी और मैं बीएस फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं अपने कॉलीग हसीब अहमद ताजिब के साथ ब्लैक होल के बारे में आप लोगों को कुछ समझाएंगे। हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्लैक होल्स बनते क्यों हैं, हाउ एंड व्हाई आर दे कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट इन कॉस्मोलॉजी। इनको आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जाती है और चीजों की बनिस्बत, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स, just have you ever considered what a universe even means? A universe is everything that has ever existed and will ever exist. यानी पास्ट में जो कुछ रहा है और आगे जो जो कुछ होगा, जो एग्जिस्ट करेगा हमारी इमेजिनेशन वगैरह में, उसको हम कायनात बोलते हैं, यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि एक इंसानी दिमाग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा है। इसमें अरबों कहकशाएं हैं और हर एक कहकशा का चक्कर लगाते हुए अरबों सितारे हैं। फिर हर उन अरबों सितारों के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम सैयारे बोलते हैं। फिर उन हर सैयारे के भी अपने अपने चांद हैं, कुछ के 1, कुछ के 50। जितना सितारे, जितने सैयारे हैं उतने ही चांद भी तकरीबन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उनके चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यू सी, द यूनिवर्स consists of a large amount of things and the phenomena occurring with them. But today our focus will be on black holes. Just what are they and why do we think that they should be studied in cosmology? इसकी सबसे बेसिक वजह यह है ना कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ब्लैक होल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। और साइंसदान की एक खूबी ये होती है कि उनको जो चीज समझना है ना, वो हमेशा उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और चूंकि ब्लैक होल उनको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करने देता, तो इसलिए वो हर वक्त फैसिनेटेड रहते हैं कि हम ब्लैक होल के बारे में जानें। या आप इधर देख सकते हैं, हमारी ये कहकशा है मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें तकरीबन 100 से 200 अरब सितारे हैं और हम तकरीबन इधर कहीं पे हमारा सूरज लाई कर रही है, लेजर पॉइंटर्स में आपको पॉइंट कर रहा हूँ। और इसके ये जो सेंटर है ना, बिल्कुल सेंटर, यहाँ पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल लाई करते हैं। ब्लैक होल के आप इंशाल्लाह आगे जानेंगे। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा भारी है ना कि ये तकरीबन 50 लाख सूरज के बराबर इसका वजन है। और आज हम इसी ब्लैक होल का सफर करेंगे और देखेंगे कि हम क्या ऑब्जर्वेशंस करेंगे और ब्लैक होल के बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास ब्लैक होल है। सो द बेसिक फर्स्ट, all you should know about a black hole is that it is the thing that has the strongest gravity in our universe. इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज जो कि है रोशनी, वो भी इसे एस्केप नहीं कर पाती। और चूंकि रोशनी से एस्केप भी नहीं कर पाती और हमारी सारी कम्युनिकेशन जो है वो लाइट के बेस पे ही होती हैं, तो ब्लैक होल के अंदर अगर कोई चीज चली गई तो वो बाहर हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। हेंस हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप में से कोई ब्लैक होल के अंदर चला गया और कहे कि मैंने फलां चीज देखी और मैं कांटेक्ट करूं अर्थ वालों के साथ, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लाइट को एस्केप करने ही नहीं देगा। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। देखें, ब्लैक होल जो टॉपिक है ना, या आप कोई भी टॉपिक लेने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स, इवन इंग्लिश, तो वो टॉपिक हर एक उसकी आप जितनी डेप्थ में जाते जाए ना तो शाखें खुलती जाती हैं, टॉपिक जो है वो डाइवर्स होता जा रहा है। लेकिन चूंकि हमने सेमिनार को 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने हैं, तो हमारा गोल बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगा। हम सिर्फ 3 चीजों के ऊपर जो है ना फोकस करेंगे। पहला तो ये कि चले ब्लैक होल्स तो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आखिर वो एक क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो कि ब्लैक होल को बाकी सारी की सारी चीजों से मुख्तलिफ करती है। सूरज की अपनी कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, चांद की अपनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है कि वो प्लेनेट का चक्कर लगाएगा। कोई भी चीज जो प्लेनेट का चक्कर लगाए वो चांद बन जाती है, तो ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब ब्लैक होल की क्या खसूसियत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मिस्टर हसीब अहमद ताजिब हमें बताएंगे कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। और फिर तीसरे फेज में जो है मैं आऊंगा और ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करने की कोशिश करूंगा, जो एक कॉमन मिसकंसेप्शंस रहती हैं लेमैन लोगों को।
और कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन देंगे। तो ब्लैक होल को समझने के लिए आपको कुछ प्री रिक्वायर्ड बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आप इन 3 टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे ना, और ये एक्स्ट्रा एक चीज है, तो तब तक आपको ब्लैक होल के हमारे सफर की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट फेज के लिए हमारा ये 3 फेज है। पहले में हम ब्लैक होल का सफर करेंगे, दूसरे में ब्लैक होल कैसे बनेगा, और तीसरे में हम जनरल इंफॉर्मेशन बताएंगे ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल्स जो है हमारे पास, ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो उस वजह से हमें ये 3 टॉपिक जो है जनरल रिलेटिविटी के, ये समझने होंगे। पहला है हमारे पास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इसमें हम जानेंगे कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में फर्क नहीं बताया जा सकता। दे बोथ आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट। एग्जैक्टली इक्वल नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट है, इनमें तशबीह बहुत ज्यादा है। और हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के बारे में जानेंगे, क्या सर फ्लो ऑफ टाइम लिटरली ग्रेविटी की वजह से कैसे इफेक्ट हो जाता है। और हम ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट के बारे में जानेंगे कि हमारे पास लाइट अगर ग्रेविटी फील्ड में एस्केप करे या आए तो अपनी एनर्जी गेन या लूज करेगी, ये कैसे। तो सबसे पहले आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए जो नहीं जानता, कि हमारे पास एक वेव क्या होती है। वेव सिंपली एक डिस्टरबेंस होती है, और लाइट को अगर हम एज अ वेव रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस है ना, इसको आप वन साइकिल बोल सकते हैं, वन वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक ऐसा नंबर है जो कि आता है हमारे पास साइकिल या वेवलेंथ पर सेकंड। हर सेकंड में कितनी ये वेव हमारे पास निकल रही है, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में ये निकली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, जो भी यूनिट आप लेना चाहें। और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है। कंक्लूजन ये कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हमारे पास लाइट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और लाइट की वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये आपके पास वेवलेंथ मैंने दिखा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल आइंस्टाइन ने 1907 में दिया था। आइंस्टाइन को जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स यानी थॉट एक्सपेरिमेंट्स का बहुत ज्यादा शौक था, और 1907 में भी वो कुछ सोच कर रहा था, जिसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। उसने वो कंक्लूजन ये निकाला कि ग्रेविटी के इफेक्ट्स एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है एक्सेलरेशन के। आखिर कैसे? फर्ज करें ये बाहर आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो पहला फेज है ना, इवन सारा का सारा टॉपिक ये हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो मुझे आप लोगों की अटेंशन और इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आप लोगों को लिटरली इमेजिन करना होगा अपने आप को इस सिचुएशन में। तो हमारे पास ये बस है, और इसमें मैंने 3 ऐसी चीजें रखी हैं जो कि मास पे डिफरेंशिएट की जा सके। हाथी बहुत ज्यादा हैवी है और गुब्बारा बहुत ज्यादा हल्का है, और ये आप ऑब्जर्वर हैं, आप इस बस को देख रहे हैं, और ये बस हमारे पास राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। तो ये बाहर का ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, प्रोवाइडेड दैट हमने ये जमीन की फ्रिक्शन है ना, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट की हुई है, हम परफेक्टली स्लिप मार सकते हैं। और तो और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, ताकि गुब्बारा जो है ना हमारा, उसको किसी किस्म की फोर्स ना लगाई जा सके। तो जैसे ये बस आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, वो कहेगा कि ये हाथी जो है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो ये बस इसके पांव के नीचे से आगे चली जाएगी, और इवेंचुअली ये हाथी जो है ये बस के पिछले हिस्से के साथ टकरा जाएगा। जब फ्रिक्शन होती तो वो इसको आगे धकेलती, तो ये आगे चला जाता। लेकिन हमने फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिए, तो ये बिल्कुल फ्लिप करता करता पीछे टकरा जाएगा, और आप कुछ ऐसी सिचुएशन देखेंगे। देखें, गुब्बारा भी पीछे आ गए, हाथी भी, और ये बंदर भी हमारे पास। आइंस्टाइन भी इसी तरह की सोच कर रहा था, और इसने एक बहुत प्रोफाउंड चीज फाइंड की। उसने कहा कि ये हाथी जो कि बहुत भारी है, और ये गुब्बारा जो कि बहुत हल्का है, ये दोनों के दोनों सेम रेट से पीछे चले गए। मतलब ऐसा हुआ कि इन पे कोई ऐसी फोर्स लगी कि जिससे ये सेम टाइम पे पीछे चले गए। जबकि आमतौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि भारी चीज को मूव करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम रेट से चले गए। और आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो जो ग्रेविटी के बारे में जानते हैं, कि ग्रेविटी भी हमारे पास एक ऐसी फोर्स है, चाहे आप एक हल्की चीज को फेंके या बहुत बहुत ज्यादा भारी चीज को फेंके किसी हाइट से, वो सेम टाइम पे फॉल करती है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आइंस्टाइन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार
एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी में जरूर कोई इक्विवेलेंस होगी। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस को इमेजिन करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग से बनाया। अब इसी सिचुएशन को ले लेते हैं, और ये आप बस कंसीडर कर रहे हैं या रॉकेट कंसीडर कर रहे हैं। ये रॉकेट हमारे पास स्पेस में है, आउटर स्पेस में, और आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें, और ये हमने बस इस रॉकेट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया, तो हम पाएंगे कि ये एलिफेंट और ये गुब्बारे वगैरह सेम रेट से हमारे पास नीचे फॉल करेंगे। तो ये इनसाइड ऑब्जर्वर, अगर हम इस मंकी को ले लें, तो ये मंकी क्या कहेगा कि मैं हवा में टहल रहा था, अचानक से मैं नीचे गिर गया, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मैं अर्थ पे खड़ा होता। ये रॉकेट अर्थ पे खड़ी होती, मुझे किसी हाइट से किसी ने छोड़ा होता। तो अब जो हूं मैं काम करूंगा, मैं इस रॉकेट को स्पेस में लेके गया हूं। मैंने इन तीनों ऑब्जर्वर के कान बंद कर दिए ताकि ये इंजन का शोर ना सुन सके, और मैंने रॉकेट को बिल्कुल ब्लैक पेंट से कवर भी कर दिया ताकि ये बाहर देख भी ना सके। तो अब जब ये रॉकेट जैसी एक्सेलरेट होगा, ये लोग नीचे गिरेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या, या फिर कैसे बताएंगे कि हम किस वजह से नीचे गिरे। ये कंक्लूड करेंगे कि हम तो सेम रेट से नीचे गिरे, लेकिन आया अब हम पे ये ग्रेविटी कोई फोर्स लगा रही है, या हम रॉकेट की एक्सेलरेशन की वजह से नीचे गिरे। अगर ये बाहर ना देख सकें और इंजन का शोर ना सुन सकें, तो इनके पास कोई वे नहीं है कि ये बता सकें कि कब ये एक्सेलरेट कर रहे हैं और कब ये स्पेस की बजाय अर्थ की सरफेस पे स्टेशनरी खड़े हैं। तो कंक्लूड ये लोग ये करेंगे हमारे पास कि आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इनसाइड अ क्लोज्ड शिप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन। हाँ, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम थिंग नहीं है। आप रॉकेट से बाहर देखेंगे तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि मैं अभी अर्थ पे हूं या अभी मेरी रॉकेट एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। एक्सेलरेशन के लिए जो कुछ इफेक्ट्स आप ऑब्जर्व करेंगे, उन्हीं इफेक्ट्स को हम ग्रेविटी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की हमें ये जरूरत थी, इसको हम एज अ टूल यूज करेंगे, क्योंकि मैसिव चीजों को इमेजिन करना मुश्किल होता है। तो हम एक्सेलरेशन के लिए रिजल्ट्स निकालेंगे और उसको इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की मदद से ग्रेविटी के केस पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे काम आएगा ग्रेविटेशनल टाइम डायरेक्शन में, कि द फ्लो ऑफ टाइम इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। आप में से अगर कोई हमेशा के लिए जवान रहना चाहते हैं, तो आप ब्लैक होल का सफर कर लें। आप ब्लैक होल में अगर चले गए, तो आप हमेशा जवान रहेंगे, और आप इन्फिनिटली फार इन द फ्यूचर चले जाएंगे अगर आप टाइम ट्रेवल भी करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि आप आगे जानेंगे कि ग्रेविटी टाइम के साथ कुछ ऐसा कर देती है कि आप पूरा का पूरा कायनात का फ्यूचर देख लेंगे, और कायनात वाले आपको एक सेकंड के लिए भी एज होता नहीं पाएंगे। तो ये वाली बात जो मैंने लास्ट में की, ये कैन टाइम स्टॉप में आता है, आपके लिए टाइम स्टॉप से लगेगा। अब हमें इसको समझने के लिए हमें थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फर्ज करें हमारे पास ये रॉकेट शिप है, और हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी, और इन दोनों के पास लाइट बल्ब हैं, ताकि ये अपने टाइम कंपेयर कर सकें। ये बल्ब ऐसे हैं कि ये चलेंगे बुझेंगे 1 पर सेकेंड, कुछ इस तरह। आप ये देखें, इस तरह कुछ सिचुएशन होगी, जिस तरह आप ये डॉट ऑब्जर्व कर रहे हैं ना लेजर लाइट का, इस तरह ये ऑब्जर्वर ए और बी भी ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये हमारे पास रॉकेट बिल्कुल स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, तो ये ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी अपने फ्लैशेस को कंपेयर करेंगे, तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि बी के फ्लैशेस में 1 पर सेकेंड डिटेक्ट कर रहा हूं। ऑब्जर्वर ए रॉकेट में इधर खड़े, ये ऑब्जर्वर बी है, बी ने पहला फ्लैश फेंका, ये इसने डिटेक्ट कर लिया। अब ये ऑब्जर्वर ए जो है ना, ये अपना टाइम नोट करेगा कि कितने टाइम बाद ये दूसरा फ्लैश मैं ऑब्जर्व करूंगा, और जब ये रॉकेट स्टेशनरी होगा तो ये पाएगा कि पहला आया और दूसरा फ्लैश आया, तो इसके दरमियान 1 सेकंड का इंटरवल गुजरा। तभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अब फर्ज करें कि रॉकेट को हमने एक्सेलरेट कर दिया, इसका इंजन फायर कर दिया, और ये हमारे पास 9.8 की या कोई भी आप वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, उससे एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये हमारा ऑब्जर्वर ए है, और ये बी ने फ्लैश ऑफ लाइट है एमिट की, तो ये लाइट तो ऊपर जा रही होगी, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जर्वर ए जो है, इट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये फ्लैश ऑफ लाइट से दूर भाग रहा होगा। अब ये इसने डिटेक्ट कर दिया, अब ये वेट करेगा कि दूसरा फ्लैश जब मैं डिटेक्ट करूंगा तो इसमें कितना टाइम पास होगा। ये तो अगर फिजिसिस्ट ना होता तो इमेजिन कर रहा होगा कि 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन अब ये दूसरा फ्लैश आ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो ये इन फ्लैशेस की डिटेक्शन में डिले पाएगा,
उस डिले की बिना पर ये कंक्लूड करेगा फॉर सिंपलिसिटी कि मैंने वंस पर सेकेंड की बजाय वंस पर 2 सेकेंड फ्लैश जो है डिटेक्ट किया। मतलब ऑब्जर्वर ए कह रहे हैं कि जब मेरा बल्ब 2 दफा ब्लिंक हुआ तब ऑब्जर्वर बी का सिर्फ 1 दफा ब्लिंक हुआ। हेंस ये कंक्लूड करेगा कि बी के लिए टाइम जो है वो स्लो गुजर रहा है, मेरे लिए तेज। और अब इसी सिचुएशन को अगर हम रिवर्स कर दें कि ए हमारे पास लाइट इमिट कर बी डिटेक्ट करें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट ऐसे है कि बी ऊपर जाएगा, ये जल्दी जल्दी डिटेक्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि ए के फ्लैशेस में जल्दी डिटेक्ट करा तो ए का टाइम जल्दी गुजर है। मतलब अगर हमारे पास ए और बी जो है ना ये इसी सेम रॉकेट में पैदा हुए होते ना, और ऑब्जर्वर बी हमारे पास 40 साल का होता, तो ऑब्जर्वर ए हमारे पास 80 साल का बूढ़ा हो चुका होता। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन और ये रियल इफेक्ट है। इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इसको हम अपने जीपीएस सैटेलाइट में हर रोज यूज करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट क्योंकि अर्थ से थोड़ा हाइट पे, तो वहां पे ग्रेविटी जो है ना वो वीक है हमारे पास से। तो ग्रेविटी वीक है तो हर 24 घंटे में हमने पाया कि जीपीएस सैटेलाइट चंद नैनो सेकेंड फॉरवर्ड चले जाते हैं। मतलब जब हमारे लिए 24 घंटे गुजरते हैं तो जीपीएस सैटेलाइट में 24 घंटे 0.0001 सेकेंड गुजर चुका होता है। और अगर हम इस टाइम डायरेक्शन को अकाउंट में ना ले तो हर रोज जीपीएस की एक्यूरेसी 11 किलोमीटर से खराब होती जाएगी। यानी अगर जीपीएस को हमें गवर्नमेंट कॉलेज की लोकेशन बतानी चाहिए थी तो हमें 11 किलोमीटर दूर की लोकेशन बताएगा। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल टाइम डायरेक्शन है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट की तरफ। कि ये बात तो हम बोलते हैं ना बहुत आसान है कि ग्रेविटी लाइट की एनर्जी को लूज कर देती है या गेन करा देती है, लेकिन ये बात बताना बहुत कम मैंने देखा कि कोई समझाए कि टाइम डायलेशन जैसी चीज आकर ग्रेविटी से एनर्जी कैसे लूज कराती है। पहले मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। फर्ज करें आप एक बॉल लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो ये बॉल क्या कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जा रहा है, और दूर जाने के साथ साथ क्या होगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता जाएगा। और जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता जाएगा। तो लाइट के साथ भी बिल्कुल वैसे ही सीन है। लाइट जब ग्रेविटी से दूर जाएगी तो अपनी एनर्जी हेंस फ्रीक्वेंसी को कम करेगी, और जब फील्ड के अंदर आएगी तो ये अपनी एनर्जी को बढ़ाएगी। कैसे? अब हम एक फॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट करें ऑब्जर्वर ए जो है उसके पास लाइट है और उसके पास भी क्लॉक होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ये बी जो है ये दूर खला में सैटेलाइट पे। तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं, मैंने आपको भी बताया कि ए की जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है, hence इसका टाइम स्लो स्लो गुजरेगा, राइट। तो अब हमारे पास ऑब्जर्वर ए जो है वो एक ऐसी लाइट एमिट करते हैं, तो बोलते हैं जब 1 सेकंड गुजरा तो एक वेव ऑफ लाइट एमिट हुई। Hence its frequency is 1 cycle या 1 wavelength per second। लेकिन ऑब्जर्वर बी हमारे पास क्या कंक्लूड करेगा? ऑब्जर्वर बी कहेगा कि ड्यू टू टाइम डायलेशन जब ऑब्जर्वर ए का 1 सेकंड गुजर रहा है मेरे 2 सेकंड गुजर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर ए के लिए टाइम स्लो हो गया मेरे रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर बी कंक्लूड करेगा कि जब ए का 1 सेकंड गुजरा और उसमें एक वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट की, मेरी घड़ी में 2 सेकंड गुजर गए, 2 सेकंड बाद एक वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट हुई। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 cycle per 2 सेकंड। हेंस यू गेट 0.5 साइकिल पर सेकंड। तो हमारा ऑब्जर्वर बी जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो कम हो गई है, हेंस ग्रेविटी ने लाइट की एनर्जी लूज करवा दी। और ये सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर बी लाइट एमिट करता, ए डिटेक्ट करता, तो लाइट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती। और क्यों? ड्यू टू द mere presence of gravitational time dilation। अगर टाइम डायलेशन हमारे पास ना होती तो लाइट एनर्जी लूज या गेन कभी भी ना कर पाती। तो ये इफेक्ट भी हमारे काम आएगा बहुत आगे। और एक बात याद रखी जाए कि जब ऑब्जर्वर भी लाइट डिटेक्ट करेगा तो गिवन दैट ही हैज अ सर्टेन नॉलेज अबाउट फिजिक्स, वो ये कंक्लूड नहीं करेगा कि ए ने लाइट की हाफ फ्रीक्वेंसी वाली इमिट की थी, बल्कि वो ये कहेगा कि जो जो लाइट ग्रेविटी से दूर जा रही थी वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज कर रही थी। तो मैंने आपको बताया ना कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली लाइट ने अपनी एनर्जी लूज की जितना वो ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जा रही थी। तो सिचुएशन कुछ इस तरह दिखेगी। आप इसको अगर रोटेट कर लें तो ये अर्थ सरफेस से फिर आपको वो फिगर समझ आएगा। अब हम शुरू करते हैं जर्नी टुवर्ड ब्लैक होल। हमारे पास अब अपनी रिक्वायर्ड नॉलेज आ चुकी है।
आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की बेसिक्स की। तो कुछ हिस्ट्री बता देने के 2019 में पहला ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए, और ये ब्लैक होल आप देख सकते हैं इस गैलेक्सी में पाया गया था M87 में, और ये हमारे पास इतना दूर है कि जितना अगर आप रोशनी की रफ्तार से जाएं तो आपको 55 लाख 5.5 करोड़ साल लग जाएंगे, इतना ज्यादा दूर है। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे बात होगी ब्लैक होल की कुछ डिस्कवरी पे, हिस्ट्री पे। तो हमारा सफर जो होगा ना ब्लैक होल की तरफ, उसके लिए तीन चीजें होंगी। हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स होंगे और हमारे पास एक शरारती सा बंदर होगा जिसको हम ब्लैक होल के अंदर फेंकेंगे, और हम कंपेयर करेंगे कि आखिर बंदर क्या ऑब्जर्व करेगा और ये हमारे दो आउटसाइड ऑब्जर्वर्स जो हैं वो क्या ऑब्जर्व करेगा। फॉर दोज ऑफ यू नो हु डोंट नो, ये हमारे पास ब्लैक होल है। ब्लैक होल लिटरली इज अ ब्लैक होल इन स्पेस। याद रखें आप कि हमारे पास ये ऑब्जर्वर बी जो है ना, ये ब्लैक होल के काफी नजदीक और ब्लैक होल की ऑर्बिट कर रहा है, और ऑब्जर्वर ए जो है वो हमारा मेन ऑब्जर्वर है और ये काफी ज्यादा दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि ए के लिए टाइम बहुत जल्दी गुजरेगा, बी के लिए कम गुजरेगा। ए का बी का एक सेकंड हमारे पास ए के लिए सालों के बराबर हो सकते हैं, इवन अरबों सालों के बराबर हो सकते हैं। तो क्या होगा, हम मंकी को जो है थ्रो करते हैं ब्लैक होल की तरफ। हमारा ये मंकी जो है या फिर क्या ऑब्जर्व करेगा, वो पाएगा कि अगर मैं इस कैबिनेट को ब्लैक होल कंसीडर करूं तो वो पाएगा जैसे जैसे मैं ब्लैक होल की तरफ जा रहा था उसकी ग्रेविटी मुझे अट्रैक्ट करती जा रही थी, तो मेरी स्पीड बढ़ती गई और इवेंचुअली मैं ब्लैक होल का एज क्रॉस करके अंदर चला गया। सिचुएशन कुछ ऐसे देखेगी, ये मंकी जो है ये ब्लैक होल का एज क्रॉस करते हुए आप लोगों को दिख रहा है, ये मंकी का पर्सपेक्टिव है। अब हम कुछ निशानियां, हमारा मंकी जो है वो हमारे लिए कुछ निशानियां छोड़ेगा। तीन इवेंट उसको किए हैं। पहला इवेंट ये ले लेते हैं कि जब मंकी ये एज क्रॉस कर रहा था तो इसने हैंड शेक किया ताकि हम इसको देख सकें। दूसरा इसने ये किया कि इसने एज क्रॉस करते करते एक पल्स ऑफ लाइट एमिट कर दी। और तीसरा कह लें कि इसने कुछ भी कर लिया, अपनी पलक झपका ली, आई ब्लिंक कर ली। इनको हम इवेंट्स बोलते हैं ना, इवेंट के एनी एक्शन। तो अब आखिर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम पाएंगे कि जो जो मंकी जो है ब्लैक होल के करीब जा रहा था तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन अचानक से कुछ बहुत ही अजीब किस्म का होना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि मंकी की स्पीड तेज होती जाती, इवेंचुअली उसकी स्पीड तेज होते होते स्लो होती गई, और इवेंचुअली वो, अगर ये ब्लैक होल है तो ब्लैक होल के पास आके बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। ये कैसे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल टाइम डायरेक्शन। यू माइट आस्क हाउ। फर्स्ट कर लें, हमारा मंकी इस वक्त ब्लैक होल के इतने करीब पहुंच चुका है कि उसकी स्पीड हमारे पास 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है। फर्स्ट करें, मंकी इधर पहुंच चुके हैं, उसकी स्पीड जो है ना 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हमारे रिस्पेक्ट में जो है हम इसकी स्पीड क्या ऑब्जर्व करेंगे, बंदर कह रहे हैं कि जब उसकी घड़ी में एक सेकंड गुजर रहे तो वो 1000 किलोमीटर फासला ट्रेवल करेगा। हम कहेंगे कि चूंकि टाइम डायलेशन हो रही है, हमारा टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, तो हम कहेंगे हमारे एक सेकंड में मंकी का बहुत थोड़ा सा टाइम गुजरा होगा ड्यू टू टाइम डायलेशन। तो हम कहेंगे कि हमारे एक सेकंड में मंकी बहुत ही कम फासला तय करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है ना कि मंकी को 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए हमें सालों लग जाएंगे क्योंकि टाइम डायलेशन हो रही है ना। तब अगर हम हजारों सालों में मंकी को 1000 किलोमीटर ट्रेवल करता देखें तो ये बहुत थोड़ी सी स्पीड है। 1000 किलोमीटर तो एक दिन में ट्रेवल किया जा सकता है गाड़ी में, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको सालों लग रहे हैं। तो हम पाएंगे कि मंकी जो जो ब्लैक होल के करीब जाएगा उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और इवेंचुअली जब वो ब्लैक होल के एज पे पहुंच जाएगा तो टाइम डायलेशन इतनी ज्यादा सीवियर हो जाएगी ना कि मंकी का एक सेकंड देखने के लिए हमें इन्फिनिट टाइम वेट करना पड़ेगा, अरबों खरबों खरबों साल भी नहीं, इन्फिनिट टाइम। तो अब अगर हमारे मुताबिक मंकी 1000 किलोमीटर इन्फिनिट टाइम में ट्रेवल करे तो हमें मैथमेटिक्स बताती है कि हम किसी भी चीज को इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जीरो आता है। सही है? तो अगर 1000 किलोमीटर पर इन्फिनिट टाइम हो तो ये हमारे पास जीरो स्पीड है। तो हेंस हम कंक्लूड करेंगे कि मंकी जो है वो एज पे आके फ्रीज हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ये कितनी अजीब बात है?
मंकी कह रहे कि मैं ब्लैक होल के अंदर गया, मैंने जाते जाते हाथ भी हिलाया आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हम कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना उसने मतलब हैंड शेक किया, ना वो ब्लैक होल के करीब गया, ना उसके चलने की स्पीड तेज हुई ब्लैक होल में एंटर होते हुए, बल्कि बिल्कुल इवेंट्स में तजाद आ गए। इवेंट्स ऐसे कि एक इवेंट अगर हम ले रहे हैं तो मंकी कहेगा कि मैंने हैंड शेक किया था ब्लैक होल एंटर होते हुए, ये एक इवेंट है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा इवेंट कभी अकर नहीं हुआ। तो ब्लैक होल की जो मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बता रहा था ना, वो ये है हमारे पास। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है हमारे पास जो कि इवेंट्स में तजाद पैदा कर देती है। ये प्रॉपर्टी कायनात में किसी भी चीज के पास नहीं है कि एक ऑब्जर्वर कहे कि मैंने फलां चीज की और दूसरे लोग कहें कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। इवेंट्स की स्पीड वगैरह चेंज हो सकती है, एक बंदा कहे आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, दूसरा कहे स्लो एज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि फर्ज कर ले एक बंदा मुझे कहे कि मैं उम्र हुआ, दूसरा बंदा कहे आप तो इधर आए हैं कॉलेज में। इसको मैं आप लोगों को जरा विजुअलाइज करके बताता हूँ। फर्ज करें ब्लैक होल तो आप लोगों ने देख लिया स्फेरिकल होता है ना, लेकिन मैं इसको स्ट्रेट लाइन बाउंड्री बनाता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। अगर हमारे पास ये वो बाउंड्री है ना जहाँ पे इन्फिनिट टाइम डायलेशन हो रही है, तो आप लोगों का पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ कि आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे मैं ब्लैक होल के करीब जा रहा था ना, मैं एक वक्त आया कि मैं फ्रीज हो गया, मैं ब्लैक होल के अंदर बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक मैं ब्लैक होल के अंदर चला गया हूँ और अब आप लोगों को बाकी का लेक्चर जो है डिलीवर कर रहा हूँ। तो जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, हाइपोथेटिकली अगर मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाता तो मैं कहूंगा अच्छा अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सेशन कंक्लूड करेंगे, लेकिन आप लोग कहेंगे कि उमर आप तो फ्रीज हुए हो, आपने तो लेक्चर कंप्लीट ही नहीं किया, तो आप किस क्वेश्चन आंसर सेशन की बात कर रहे हो। तो ये जो इवेंट में तजाद आया कि मैं कह रहा हूँ मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि उमर कुरैशी यहाँ पे फ्रीज हुए हुए, इसने लेक्चर कंप्लीट ही नहीं किया। तो इस इवेंट के तजाद वाले रीजन को हम ब्लैक होल बोलते हैं। अब ये रीजन ऐसी प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है, ये रीजन बनता कैसे, वो हसीब अहमद का काम है। अब एक आखिरी बात मैं करते हुए जाता हूँ, वो है हमारे पास कि ये आखिर एज क्या है। For everything that enters a black hole, there is always a final set of events that you can observe. जब मैं चलते चलते यहाँ पे फ्रीज हो रहा था तो एक आखिरी इवेंट लाजमी होगा। फर्स्ट करें मैंने हैंड शेक किया जो कि आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वो लास्ट इवेंट यहाँ पे, तो आप कहेंगे उमर यहाँ पे रुक गया, इसके बाद का हिस्सा आप नहीं देख पाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ से जाता तो आप मेरा एज यहाँ पे पाते, फिर यहाँ पे पाते, फिर यहाँ पे पाते। इस सब का जब मैं कलेक्शन बनाता तो जिस तरह ब्लैक होल की कर्व बाउंड्री बन रही है आप ये स्ट्रेट बनाते, तो हम लोग बोलते हैं कि ये रीजन ब्लैक होल है। और ये इसकी जो बाउंड्री बन रही है, द फाइनल सेट ऑफ इवेंट्स दैट यू पीपल यू आउटसाइड ऑब्जर्वर्स कैन एवर ऑब्जर्व, इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन ऑफ अ ब्लैक होल। इवेंट होराइजन के बाद आप जब चले जाए ना तो इन्फिनिट टाइम डायलेशन हो चुकी होती है, आप कभी भी कुछ भी फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। एक लम्हा भी ऑब्जर्व करने के लिए आपको इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होगा। मैं यहाँ पे फ्रीज हो गया था ना, तो मुझे इस ब्लैक होल के अंदर एंटर होने के लिए, ब्लैक स्टेज पे चढ़ने के लिए आप लोगों को इन्फिनिट टाइम वेट करना पड़ता है। तो अब मैं बस आखिरी बार कंक्लूड करता हूँ कि ब्लैक होल हमारे पास क्या है। तो ब्लैक होल हमारे पास वो रीजन ऑफ स्पेस है कि जिसमें इवेंट्स में तजाद पैदा हो जाते हैं। वो ऑब्जर्वर जो कि इस इवेंट की लोकेशन पे मौजूद थे वो कहेंगे कि ये इवेंट अगर हुआ, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो कि इस इवेंट की लोकेशन से दूर थे, आप सब लोग आप कहेंगे कि ये इवेंट कभी भी नहीं हुआ। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक होल। अब हम इसको आखिर ब्लैक क्यों देखते हैं, इसको इंशाल्लाह मैं तीसरे फेज में मिसकंसेप्शन वाले में बताऊंगा। अब आते हैं जानते हैं कि हमारे पास एक ब्लैक होल बनता कैसे। मिस्टर हसीब प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you have got some basic knowledge about black hole. And the first phase of the presentation got finished, and I'm here to continue the second phase of the presentation,
That is how black holes are formed in our universe. अब हम इसके बारे में हम जानेंगे कि कायनात में ब्लैक होल किस तरह बनते हैं। देखिए, कायनात में ब्लैक होल कई तरीकों से बनते हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक तरीका डिस्कस करेंगे। देखिए, हम ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि पूरी कायनात में कोई चीज खुद से नहीं है, ठीक है। हर चीज किसी न किसी अमल से गुजर के वजूद में आती है। जैसे आपको मैं बहुत कॉमन मिसाल दूं कि जैसे घर है, हम घर बनाते हैं तो ये तो नहीं कि घर लाके हम इंस्टॉल कर देते हैं। उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, कुछ लेबर वर्क चाहिए, उसके बाद जो है फिर वो घर बनता है। इसी तरह ब्लैक होल भी कायनात में तो बहुत नहीं आते, ये भी एक खास अमल से गुजर कर वजूद में आते हैं। तो आज हम उसके एक अमल को पढ़ेंगे कि ब्लैक होल किस तरह बनता है। आपके सामने एक स्लाइड डिस्प्ले है, यहाँ पे इसको हम एज अ माइंड मैप यूज करेंगे। हमारा जो गोल है वो ब्लैक होल है, ठीक है। लेकिन इसकी तरफ आने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो है स्टार्स के बारे में भी होनी चाहिए, और एक स्टार जो है कैसे न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है, और फिर एक न्यूट्रॉन स्टार किस तरह ब्लैक होल बनता है। तो चलिए हम अपने इस सेशन का आगाज करते हैं। ये हमारे सामने एक पिक्चर है हमारी स्पेस की, और ये सारे जो आपको शाइनिंग डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली सितारे हैं, स्टार्स हैं। इनको टेलीस्कोप से देखा गया है। अब देखिए डिफरेंट कलर्स के खूबसूरत सितारे। अब हम बात करते हैं स्टार के बारे में। व्हाट इज स्टार? सितारा। स्टार हमारी स्पेस में बेसिकली ये एक बिग बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस है, जो कि अपने लिए लाइट भी खुद प्रोड्यूस करता है, और ये अपनी ही ग्रेविटी की वजह से थमा हुआ है। एक स्टार जो है वो क्या है? वो एक बिग बॉल, एक गेंदनुमा बड़ी चीज है हमारी स्पेस पे, जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, और वो सब गैसेस से मिलके बना होता है। और मेजॉरिटी जो उसमें गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। 75% या उससे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस के बाद इसमें हीलियम होती है, और कुछ और गैसेस भी इसमें पाई जाती है। अब सबसे जो बेसिक मिसाल है हमारे पास स्टार की हमारे सोलर सिस्टम में, वो सन है, सूरज, जिससे हमें लाइट भी मिलती है और हमें एनर्जी भी मिलती है। आइए अब जानेंगे कि एक स्टार अपनी लाइफ किस तरह गुजारता है। स्टार की जिंदगी में ऐसे क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ कैसे बसर करता है। देखिए, सितारे की जो जिंदगी है वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, एक अनथक कोशिश है अपनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है एक सितारे में और उसकी ग्रेविटी में कि एक सितारा खुद को अपनी ग्रेविटी से बचाने की कोशिश करता है। तो मेन रीजन ये है कि स्टार की जो ग्रेविटी है वो इसको कॉन्स्टेंटली कंप्रेस करने की कोशिश करती है, इसको दबाने की कोशिश करती है। वो इसलिए इसको दबाने की कोशिश करती है कि ग्रेविटी का एक ही एम है कि वो किसी तरीके से इस सितारे को बर्बाद कर दे, इसको कोलैप्स कर दे। कॉस्मोलॉजी में इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टार बाय इट्स ओन ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो मेन मकसद है वो ये है कि वो किसी तरीके से इस सितारे को बर्बाद कर दे। वो सितारा उसके खिलाफ जो है अनथक कोशिश करता रहता है। आइए वो कोशिश किस तरह करता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। एक बात मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि स्टार हमारे पास वो हेवनली बॉडी है कि जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो भी जारी रहता है। उसी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वो अपने लिए लाइट और एनर्जी जनरेट करता है। अब देखें, आपके पास एक स्टार है और ये स्टार की ग्रेविटी जो है उस पे अपना असर डाल रही है और उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। और कंप्रेस करने का मेन मकसद क्या है? उसको किसी तरीके से वो कोलैप्स कर रही है। अब जैसे ही ये इसको कंप्रेस करेगी ग्रेविटेशनल पुल, तो स्टार के दरमियान जो उसका कोर है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, वहां पर क्या होगा कि इस कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा और उसके साथ साथ जो है एक ऐसा टेम्परेचर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा कि वहां पर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे ऐसे बहुत से
अब यहाँ हमारे ऐसे बहुत से पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको फ्यूजन के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उनको फ्यूजन के बारे में बताता हूँ। फ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद वो हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ग्रेविटी स्टार को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, तो स्टार के कोर के अंदर एक खास टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और उस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से वो देखें स्टार जो है वो तो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, तो इस की वजह से जो कि जिसको हम लाइट न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, तो आप इसकी वजह से फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज होने की वजह से फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। जैसे ही फ्यूजन स्टार्ट होती है, स्टार के कोर के अंदर तो लाइट और हीट इमिट होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से इसके साथ हमारे साथ वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरह एक सितारा चमकता है, और चमकने के साथ साथ वो एनर्जी भी रिलीज करता है। तो आइए देखें, अब ये प्रोसेस तो शुरू हो गया, ग्रेविटी के लगने की वजह से सितारे स्टार ने अपना ये नजर दिखाया, लेकिन क्या वजह थी कि उसने फ्यूजन स्टार्ट कर दी। देखिए ऐसा है कि इस फ्यूजन के प्रोडक्ट में हमें फोटॉन्स और न्यूट्रिनोस मिलते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हीट। तो ये जब ये हमारे पास जो फोटॉन्स हैं जब ये इमिट होते हैं, तो स्टार की कोर के बाहर जो गैस है वो तो नॉन बर्निंग है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, लेकिन वो फ्यूजन नहीं करता, उस लेवल तक नहीं पहुंचा। जैसे ही कोर से ये लाइट और हीट इमिट होती है, फोटॉन्स जो है ये और न्यूट्रिनोस ये इमिट होते हैं, तो बाहर जो हमारे पास नॉन बर्निंग गैस है ये उसके पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। अब इसको रेडिएशन प्रेशर क्यों कहते हैं? लेकिन कॉस्मोलॉजी में ये कहा जाता है कि एनीथिंग which moves or tends to move with the speed of light is considered to be in the category of radiation. Like we get photons and neutrinos. Photons is basically energy packet, so it moves with the speed of light. और दूसरा पार्टिकल है हमारे पास न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो भी जो है वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन नहीं करता, स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब उसी स्पीड से मोशन करता है, तो उसी स्पीड से जाता है, तो इसको हम रेडिएशन की कैटेगरी में लाते हैं। तो ये रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आउटपुट। तो आपके सामने ये एक फिगर डिस्प्ले की गई है, ये एक स्टार है, ठीक है, इसके कोर में ये फ्यूजन रिएक्शन जारी है, इस फ्यूजन के प्रोडक्ट में हमें हीट मिलती है और लाइट मिलती है, और इसके जो प्रोडक्ट है वो आउटपुट प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये आउटपुट रेडिएशन प्रेशर जो है ये उस ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करता है, जो ग्रेविटी इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह एक सितारा खुद को अपनी तबाही से बचाता है। तो हम कहते हैं कि स्टार जो है, स्टार इज स्टेबलाइज्ड नाउ, इट्स डूइंग इट्स कॉमन एक्टिविटीज, और हमारे पास जो ये आउटवर्ड जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ इसने इस ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया। तो जब एक सितारा हमारे पास बैलेंस हो जाता है तो हम कहते हैं स्टार जो है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया है, अब वो कोलैप्स से बच रहा है और अपनी जो एक्टिविटीज है वो कर रहा है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम उस स्टेज को कहते हैं जब रेडिएशन प्रेशर और जो इनवर्ट ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो बैलेंस हो जाए और एक स्टार जो है स्टेबल हो जाए। तो यहाँ तक हमने एक स्टार के बारे में जाना और एक स्टार की लाइफ के बारे में जाना कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो किस तरह एक स्टार को ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाता है, और ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाने के लिए किस तरह वो आउटवर्ड जो है रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये हमारे पास एक स्टार है और ये इसका कोर है। देखें ये फ्यूजन जो है इसके अंदर जारी है, ठीक है, फ्यूजन जारी है, तो उसमें पहले क्या था कि हाइड्रोजन से हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स को फ्यूज हुए और उससे हमारे पास हीलियम बन गए, ठीक है। अब याद रखिए ये जो फ्यूजन प्रोसेस होता है ये एज अ चेन काम करता है, ठीक है, इससे प्रोडक्ट्स फर्दर बनते जाते हैं। हमारे पास ये
कॉमन बात है नेचर में कि हर चीज जो है वो स्टेबिलिटी को अप्रोच करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जब हमारे पास देखिए एक स्टार है, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन फ्यूजन के बाद इसमें हीलियम बनता है, फिर फर्दर हीलियम फ्यूज होती है। हीलियम के फ्यूज होने से हमारे पास कार्बन बनता है, फिर कार्बन के बनने के बाद ऑक्सीजन बनता है, और ये पूरी एक चेन बनती है। आखिरकार ये फ्यूजन जो है आयरन पे, जब आयरन बन जाता है स्टार के कोर के अंदर, तो ये उधर स्टॉप हो जाती है। भैया ऐसा क्यों होता है? रीजन ये है कि ये स्टार के अंदर एज अ फ्यूल काम करता है, मतलब सितारे को चलाता है, उसको एनर्जी भी पैदा करता है अपने लिए, और लाइट भी वो इमिट करता है। तो जब आयरन पर आ जाता है तो वो फ्यूजन रुक जाती है, क्योंकि ये खुद को स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। चूंकि आयरन एक स्टेबल एलिमेंट है, इसमें मजीद जो है फ्यूजन नहीं हो सकती, तो लिहाजा फ्यूजन जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। देखिए फ्यूजन स्टॉप्स ऑन आयरन, ये हमारे पास एक साइकिल है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन के आयरन पे जो है खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही अब हमारे पास फ्यूजन जो है वो रुक जाती है और आयरन का कोर बन जाता है, तो अब देखें ऐसा होता है कि हमारे पास जो वो है रेडिएशन प्रेशर है वो भी खत्म हो जाता है। डेफिनेटली जब जो चीज उसको पैदा कर रही है फ्यूजन वो खत्म हो जाए तो रेडिएशन प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही रेडिएशन प्रेशर खत्म हुआ तो ग्रेविटी फिर से जो है, अब ये सितारा जो है एक आयरन कोर बन गया, तो अब ये इसको कंप्रेस करने की दोबारा कोशिश करता है, और बहुत ही कम टाइम में जब ये इसको कंप्रेस करता है तो इस तरह होता है कि स्टार जो है वो इम्प्लोड हो जाता है। इम्प्लोड का मतलब ये है कि जो नॉन बर्निंग गैसेस है आयरन कोर के बाहर, ये अंदर की तरफ धंस जाती है। अंदर की तरफ धंसने के बाद ये बाउंस ऑफ हो जाती है, गैसेस स्पेस में फैल जाती है, जो कि हमारे पास स्पेस में एज अ ब्लास्ट हमें नजर आता है। ये ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन एज अ ब्लास्ट नजर आता है। इसको कहा जाता है सुपरनोवा। आपके सामने एक एनिमेशन शो की गई है, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये इतनी तेजी से होता है जैसे 25% स्पीड ऑफ लाइट से जो है ये प्रोसेस होता है। गैस अंदर की तरफ धंसती है और उसके एक्सप्लोड होती है, और उसके बाद ये बाउंस ऑफ हो जाती है सुपरनोवा। इसको आप इसकी तेजी का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पूरी इस अर्थ का 2 सेकंड में चक्कर लगा है। तो आप इमेजिन करें कि ये कितना तेजी से जो है ये प्रोसेस होता है। तो अब होता इस तरह है कि सुपरनोवा जो है वो हो गया हमारे पास। तो आयरन कोर की क्या पोजीशन है, आयरन कोर के साथ क्या हुआ? देखिए ये गैसेस जब एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ धंसी, ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये आयरन कोर के ऊपर, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आयरन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, एक्सट्रीम प्रेशर जो लगता है कोर पे, वो इसको कंपेल करते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और प्रोटॉन्स के साथ रिएक्शन करके फ्यूज होके हमारे पास न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस बनाते हैं प्रोडक्ट में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कैप्चर हो जाता है और इससे हमारे पास न्यूट्रॉन्स और फर्दर मोर न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस बनते हैं। और होता कुछ इस तरह है कि जो न्यूट्रिनोस है हमारे पास वो स्पेस में स्केप हो जाते हैं, और पीछे हमारे पास सिर्फ उस आयरन कोर में न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं। तो हमारे पास जब जो ये आयरन कोर है, आयरन कोर ये अब एक न्यूट्रॉन कोर बन गया, ठीक है, इसमें सारे के सारे न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। तो एक सितारे से हमारे पास अब एक न्यूट्रॉन स्टार बन गया है। ये आपके सामने इसकी पिक्चर डिस्प्ले की गई है, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसकी फर्दर पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, न्यूक्लियस जो थे वो स्पेस में स्केप हो गए। लेकिन अब होता कुछ इस तरह है कि न्यूट्रॉन स्टार तो बन गया, लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है, ग्रेविटी आराम से बैठ गई है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेविटी फिर से एक्शन में आ गई है, और इसको जो ड्यूटी मिली हुई है ये फिर से इस न्यूट्रॉन स्टार के पीछे लग गई है और अब इसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं थोड़ी और बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए न्यूट्रॉन स्टार भी स्टार्स की एक किस्म है, और ये छोटा स्टार होता है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट और बहुत डेंस स्टार होता है।
इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी का आप इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एक तमाम दुनिया में जितने इंसान हैं उन सबको आप एक चीनी के दाने में कंप्रेस कर दें, तो उसकी जितनी डेंसिटी होगी उतनी इस न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी होगी, इतनी ज्यादा इसकी डेंसिटी है। या आप अगर एक टीस्पून जो हमारे पास होता है चाय का चम्मच, वो इससे आप एक टीस्पून ले लें तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी जितने माउंट एवरेस्ट का वेट है, इतनी ज्यादा होगी। तो ये बहुत ज्यादा डेंस है और इसकी वजह से इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और स्टार्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। और इसका जो हमारे पास मास होता है वो तकरीबन 1.5 सोलर मास से 3 सोलर मास के दरमियान लाई करता है। नॉर्मली ये इतना ही होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो स्टार्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए जब इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज्यादा है तो ग्रेविटी इस पे और जो है इसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी फेल हो जाती है, इस तरह नहीं कर पाती। यार इसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट हमें थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसको समझने के लिए। देखिए हमारे पास नेचर में एक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मियॉन्स, ठीक है। फर्मियॉन्स आर बेसिकली द मैटर पार्टिकल्स। हमारी यूनिवर्स में जितना मैटर बना है वो फर्मियॉन्स से मिलकर बना है। और फर्मियॉन्स में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे उम्मीद है सब उससे खबर है इस चीज से। अब इन फर्मियॉन्स का एक असूल है, वो इसको बहुत जज्बे से फॉलो करते हैं और इसको किसी तरीके से भी वो छोड़ नहीं सकते। वो है हमारे पास नेचर में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? वो ये है कि वो कहता है कि नो टू फर्मियॉन्स कैन कम इन द सेम क्वांटम स्टेट। दो फर्मियॉन्स कभी भी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते। यहाँ पर फर्मियॉन्स की जगह मैं न्यूट्रॉन का लफ्ज यूज करूंगा क्योंकि फर्मियॉन्स में हम न्यूट्रॉन को जो है ले रहे हैं, ठीक है। तो दो न्यूट्रॉन्स कभी भी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते। अब आप इसको समझने के लिए ऐसा कर लें, अब मुझे एक न्यूट्रॉन कंसिडर कर लें, ठीक है। अगर मेरा एक जुड़वा इधर हो, वो भी न्यूट्रॉन है, हमारी शक्ल ये सेम है लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक दूसरे से चेंज होगी। सिमिलरली इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप दुनिया में जितने इंसान हैं या हम सब इधर कंसिडर कर लें, हम सब इंसान हैं लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक और हमारे काम एक दूसरे से अलग है, ठीक है। हम सेम स्टेट में नहीं है, किसी का कोई कैरेक्टरिस्टिक है, किसी का कोई कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह फर्मियॉन्स में भी पता है कि वो कभी भी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं आते। तो अब न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर ग्रेविटी जब अपना असर दिखाती है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है, ग्रेविटी का यही मकसद है कि वो इसको कोलैप्स कर दे। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इस वजह से ये इस तरह नहीं कर सकता। जब ग्रेविटी इसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है तो न्यूट्रॉन्स को यह खदशा होता है कि हम एक दूसरे के करीब ना आ जाए, सेम क्वांटम स्टेट में ना आ जाए। इसलिए ये इस चीज को से बचाने के लिए खुद को डीजेनरेसी प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब यहाँ पर जो डीजेनरेसी प्रेशर है वो इस ग्रेविटी को बैलेंस करता है और न्यूट्रॉन स्टार जो है हमारे पास वो एक स्टेबल स्टार होता है और ग्रेविटी जो है इसको तबाह नहीं कर सकती। So हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार जो है because of the degeneracy pressure and to avoid the violation of Pauli exclusion principle, it's a stable star. और Pauli exclusion principle जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो कभी भी जो है वायलेट नहीं होता। अब देखिए हमारी जो जर्नी थी वो एक स्टार से शुरू हुई, हमने जाना किस तरह स्टार से एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो गए हैं कि हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल की तरफ बढ़े। अब देखिए हमारे पास हमारी स्पेस में कुछ सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम से मुराद ये है कि दो सितारे स्पेस में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, टू स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर इन आवर स्पेस। ये इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है, बहुत ज्यादा जो है साइंसदानों ने इसको ऑब्जर्व किया है। ये दो मासिव सितारे भी हो सकते हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार और एक उसका कोई और स्मार्ट स्टार भी हो सकता है। तो आइए हम ब्लैक होल की फॉर्मेशन के लिए हम
इसको स्टडी करेंगे और हम एक बाइनरी सिस्टम लेंगे जिसमें हमारे पास एक न्यूट्रॉन स्टार होगा और एक हमारे पास इसका कंपेनियन स्टार होगा, इसका साथी होगा। देखिए ये न्यूट्रॉन स्टार आप इसको कंसिडर कर लें और ये हमारे पास जो है इसका कंपेनियन स्टार है, ठीक है। अब ये एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक होल को बनने के लिए जो इसका कंपेनियन स्टार होगा इसका मास कम से कम 8 to 10 सोलर मास होना चाहिए। सोलर मास से मुराद द मास ऑफ सन, कम से कम 8 या 10 सूरज जितना मास हो तो वो वाला सितारा जो है इसका कंपेनियन होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल, और ये हमारे साथ एक न्यूट्रॉन स्टार होगा। अब देखिए होता है कि इस तरह है कि जब ये एक दूसरे की ऑर्बिटिंग करते हैं तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है हमारे पास, न्यूट्रॉन स्टार, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये इस कंपेनियन स्टार से मास खाना शुरू कर देता है, इसका मैटर जो है अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब आम बात है, हर किसी के जहन में आएगा कि यार ये तो बहुत बड़ा सितारा है, बहुत बड़ा सितारा है और ये इसके मुकाबले में इतना छोटा सा है, तो ये इससे किस तरह मास खींच है। रीजन ये है कि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है, इसकी वजह से इसकी जो और ये डेंस भी बहुत है तो इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा है, ये इस अपने कंपेनियन स्टार से मास खाना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इसका मास जो है जब 3 सोलर मास से एक्सीड कर जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है, तो अब देखिए न्यूट्रॉन स्टार का मास ज्यादा होता है और मास ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर एडिशनल वेट भी आ रहे हैं और वेट आने की वजह से जो है ग्रेविटी की जो पुल है वो और ज्यादा हो गई है न्यूट्रॉन्स पे, और ज्यादा हो गई है न्यूट्रॉन्स पे। लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो तो नहीं चाहते कि हम सेम क्वांटम स्टेट में आते हैं क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए, इस असूल को ना तोड़ने के लिए जो न्यूट्रॉन स्टार है वो खुद को मजीद श्रिंक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर को ज्यादा करे और जो है कोलैप्स से और सेम क्वांटम स्टेट में आने से रोक जाए। तो डीजेनरेसी प्रेशर को ज्यादा करने के लिए और ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने के लिए वो खुद को मजीद श्रिंक करता है, श्रिंक करता है। तो आप सबके लिए एक नई चीज होगी है कि ये खुद को श्रिंक करता है और ये एक खास रेडियस को अप्रोच कर देता है जिसको कहते हैं श्वार्ज़शील्ड रेडियस। जैसे ही आप इसको एक न्यूट्रॉन स्टार कंसीडर कर सकते हैं और ये हमारे पास ये न्यूट्रॉन स्टार खुद को श्रिंक कर रहा है, ये श्रिंक कर करके जब एक खास रेडियस को अप्रोच कर जाता है उसको कहते हैं श्वार्ज़शील्ड रेडियस। तो ये एकदम से एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार से एक ब्लैक होल बन जाता है। तो ये सब चीजें इनको इंशाल्लाह मैं श्वार्ज़शील्ड रेडियस को भी एक्सप्लेन करूंगा, ये क्या चीज है, ये इसे किस तरह होता है। देखें 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है जब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, यहाँ पे मैं जनरल रिलेटिविटी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करूंगा, जनरल रिलेटिविटी को कंप्लीट डिस्कस नहीं करूंगा। तो उन्होंने जब अपनी थ्योरी पेश की तो एक जर्मन एस्ट्रोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन थे कार्ल श्वार्ज़शील्ड, उनको इस थ्योरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की और उसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन की जो फील्ड इक्वेशंस थी उसके लिए एक पहली मर्तबा एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी, कोई भी मास अगर एक खास उस टाइम पे इसकी कंफर्मेशन नहीं थी, उन्होंने कहा कोई भी बॉडी एक खास मास, एक खास क्रिटिकल रेडियस को अप्रोच कर जाए तो वो बॉडी एक ब्लैक होल में तब्दील हो सकती है। बाद में जब ये चीज कंफर्म हो गई तो इस रेडियस को उन्होंने उस मैथमेटिशियन के नाम से जो है मंसूब कर दिया। तो ये हमारे पास श्वार्ज़शील्ड रेडियस है। श्वार्ज़शील्ड रेडियस को कोई भी बॉडी अप्रोच कर दे तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह न्यूट्रॉन स्टार ने श्रिंक हो के अपने श्वार्ज़शील्ड रेडियस को अप्रोच कर लिया तो वो एकदम से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास एक ब्लैक होल बन गया। देखिए ये श्वार्ज़शील्ड रेडियस का फार्मूला है, this m is the mass of that body or you can say mass of the black hole or any star which जिसको हमने ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है। c² is the speed of light, g is the gravitational constant, so this is the formula for Schwarzschild radius। अब देखिए जैसे हमारे पास सन है,
अगर हम चाहें कि यार सन एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो उसके लिए शॉर्टस्ट्रिप रेडियस जो है 3 किलोमीटर होना चाहिए। अगर हम चाहें कि ये अर्थ जो है एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए जो शॉर्टस्ट्रिप रेडियस है वो हमारे पास 9 मिलीमीटर है और मून इज 0.1 किलोमीटर। तो एनी स्टार, एनी मासिव बॉडी, एनी बॉडी जो है वो ब्लैक होल में तब्दील हो सकती है अगर वो अपने शॉर्टस्ट्रिप रेडियस को अप्रोच करे। ये हमारे पास शॉर्टस्ट्रिप की पिक्चर है, आइंस्टाइन है, इन्होंने जो है शॉर्टस्ट्रिप रेडियस को जो है डिस्कस किया। अब देखिए ब्लैक होल तो हमारे पास बन गया, अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे उमर ने आपको मंकी की जर्नी बताई कि मंकी जो है वो शरारती बंदा है, वो ब्लैक होल के सफर के लिए जा रहा है और उसमें जो है वो अंदर जाके खाना पीना भी करता है, सब कुछ करता है। तो उसी कहानी से थोड़ा सा रिलेटेड हम इधर न्यूट्रॉन स्टार में बात करेंगे। देखिए जब एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, अब ये सपोज करें कि एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल अपने श्वार्टस्चिल्ड रेडियस को, ये ब्लैक कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये श्वार्टस्चिल्ड रेडियस, आप इसको समझ लें, और ये ब्लू कलर का जो है ये न्यूट्रॉन स्टार है। अब देखें न्यूट्रॉन स्टार जो है वो अपने श्वार्टस्चिल्ड रेडियस को अप्रोच कर रहा है, खुद को श्रिंक करता जा रहा है ताकि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी वायलेट ना हो और डीजेनरेसी प्रेशर ज्यादा हो। तो वो ये करता जा रहा है, करता जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, हम सब इसको देख रहे हैं। तो ये ब्लैक होल में जब कन्वर्ट हो जाता है हमें भी ये नजर आता है कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसा होता है कि ये भी मान रहा है कि ब्लैक होल बन गया है और हम भी कह रहे हैं कि ब्लैक होल बन गया है। लेकिन जो न्यूट्रॉन स्टार है उसका ये पर्सपेक्टिव है कि हाँ मैं ब्लैक होल तो बन गया हूँ, लेकिन मैं अब ब्लैक होल के अंदर जो है मजीद श्रिंक हो रहा हूँ, और श्रिंक हो के मैं खुद को इतना श्रिंक कर रहा हूँ कि मैं ब्लैक होल के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, मैं उस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। लेकिन जो आउटसाइड ऑब्जर्वर्स हैं वो इससे डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप ब्लैक होल तो बन गए हो लेकिन आप उसके अंदर मजीद श्रिंक नहीं हो रहे। क्यों? कि उनको ये सब नजर ही नहीं आ रहा। देखिए ये इवेंट उनको, वो इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। इसका मेन रीजन जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है। टाइम जो है वो इतना डायलेट हो गया है कि ये इवेंट्स जो है हमारे लिए फ्रीज हो गए। हमारे लिए इस तरह है कि हम इसको देख ही नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रॉन स्टार के इस अमल को देखें कि वो अंदर सिंगुलैरिटी को कैसे अप्रोच कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक फाइनाइट टाइम चाहिए होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमें सिंगुलैरिटी जो है वो पॉइंट है ब्लैक होल के अंदर जहां पर आज तक कोई पहुंच नहीं सका। जहां पर कहते हैं एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है, उनका ये कहना है कि सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां पे सारी फिजिक्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। आज तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा। तो इससे हम एक ये कॉन्सिक्वेंस भी निकाल सकते हैं कि आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी है अबाउट द ग्रेविटेशन, अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ ग्रेविटी, वो स्टिल इनकम्प्लीट है, उसमें मजीद जो है काम होना चाहिए। तो ये था एक ब्लैक होल किस तरह बनता है, और ब्लैक होल जो है इवेंट्स के अंदर तजाद कैसे पैदा करता है कि एक ऑब्जर्वर एक चीज पे एग्री करता है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है उससे डिसएग्री करता है। जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। So second phase is completed here. Now invite Umar to extend this. चलो आवाज सही है? अच्छा, तो अभी हसीब अहमद साहब आपको बता चुके हैं कि अगर एक ब्लैक होल हमारे पास कैसे बनता है, तो मुझे उम्मीद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और आखिर में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात भी कही कि जो मैंने आप लोगों को हाइपोथेटिकल कहानी सुनाई थी, उन्होंने आपको उसकी असली पिक्चर दिखाई कि न्यूट्रॉन स्टार जब ब्लैक होल बनते हैं तो आखिर हमारे पास इवेंट्स में तादाद कैसे आते हैं। तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो पहले पर डिस्कस हो चुके हैं। तो अब जो है ना, मैं
अब जो है ना मैं डिस्कस करूंगा ब्लैक होल से रिलेटेड चंद मिसकंसेप्शन और उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और तो, अच्छा तो हम पहले डिस्कस करेंगे हम कि अगर ब्लैक होल जो है वो सिर्फ एक सेट ऑफ इवेंट्स है, एक रीजन है कि जिसको मैंने डिफाइन किया कि वो सिर्फ ऐसे इवेंट्स का रीजन है कि जहां पर तजाद पैदा हो जाता है। और इवेंट आप बखूबी समझ सकते हैं कि इवेंट सिर्फ हम एक एक्शन को बोलते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, आप में से जो ब्लैक होल के बारे में जानते हो कि ब्लैक होल को हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, देखिए फला ऑब्जेक्ट है, इसकी ग्रेविटी है, इससे लाइट एस्केप नहीं कर सकती। तो इवेंट जो कि एक नॉन फिजिकल चीज है उसको हम आखिर एज ऑब्जेक्ट क्यों ट्रीट करते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ब्लैक होल्स हमारे पास वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लैक होल हमसे दूर भी कहीं पे वजूद में आ जाए तो हमें अपनी तरफ डायरेक्ट खींच लेगा और हमें एक तरफ से खा जाएगा, सक कर लेगा। तो ये बात भी थोड़ी मिसकंसेप्शन से भरी हुई है। और हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल ब्लैक आखिर क्यों है। लोग हम ज्यादातर लोग जो है वो ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि ब्लैक होल्स इस वजह से ब्लैक हैं क्योंकि उसके अंदर से लाइट एमिट नहीं होती। अब हम ये तो जानते हैं कि अगर कोई चीज लाइट एमिट ना करे तो वो हमें ब्लैक दिखेगी, लेकिन ये रीजन नहीं है हमारे पास कि ब्लैक होल ब्लैक क्यों है, बल्कि इसका एक कोई और रीजन है। और कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैक होल जो है वो इन्फिनिटली डेंस है। इन्फिनिटली डेंस ऐसे कि सारा का सारा उनका मास जो है वो सेंट्रल सिंगुलैरिटी पे लाई कर रहा होता है, इस वजह से उनकी डेंसिटी इन्फिनिट होती है। तो ये बात भी इतनी ठीक नहीं है। और फिर एक बहुत अहम बात कि ब्लैक होल हमारे पास आखिर ब्लैक होता है, मतलब डार्क होता है। तो जिस तरह हम अंधेरे में किसी चीज को नहीं देख सकते तो हम ब्लैक होल को आखिर डिटेक्ट कैसे करते हैं अगर वो ब्लैक है तो हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो पहली बात, अगर ब्लैक होल एक सेट ऑफ इवेंट्स है तो आखिर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट क्यों ट्रीट करते हैं। हियर्स व्हाई, सपोज कर लें इनिशियली आप ये जो ब्लैक होल है ना इसको निग्लेक्ट करें, ये यहाँ पे नहीं, ये मैंने सन बनाया हुआ है। तो इमेजिन कर लें सन, सन जो है ना अपने इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं। इस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो सोल्यूशन है वो हमें ऑर्बिट्स देता है, रेडियल फ्री फॉल देता है। ऑर्बिट्स मतलब कि हम इस सन की ग्रेविटी के सोल्यूशन निकाले तो हमें बोलेगा कि अर्थ को इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इतनी ऑर्बिटल स्पीड से घूमना चाहिए। तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है। और आप देख सकते हैं सन का जो डायमीटर है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर है। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि आप सब लोग जो थे रात का टाइम था, अर्थ में सो रहे थे, आपको कुछ भी नहीं, आप मतलब सो रहे थे ऐसा कॉन्शियस से। और होता कुछ यूं है कि ये जो सन है ना सन, इसको किसी तरह से मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक ऐसे ब्लैक होल से जिसका मास है, जिसका रेडियस है 3 किलोमीटर या डायमीटर के लिए 6 किलोमीटर। आप सब सो रहे हैं, क्या आप लोग कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप ग्रेविटी में अर्थ की ऑर्बिट में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स जहां पे दिन होगा वहां पे अंधेरा छा जाएगा कुछ टाइम के बाद, और जो है अर्थ फ्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो हमारे लिए मैटर करते हैं ग्रेविटी, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दैट सेंस हम बोलते हैं कि ब्लैक होल हमारे पास जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो कि एक सन की तरह एक्ट कर रही है और 1 सोलर मास की तरह वो एक्ट कर रही है। तो हम इस 6 किलोमीटर वाले ब्लैक होल को 1 सोलर मास असाइन कर देते हैं और बोलते हैं ये एक सूरज की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इन दैट सेंस दिस सेट ऑफ इवेंट्स इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is the same as our own sun। तो ये पहली पहली एक फैक्ट था, असल में मिसकंसेप्शन नहीं था। अब मेन बात कि लोग समझते हैं कि ब्लैक होल जो है वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं, दे सक स्टफ इन। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर मंकी की जर्नी याद हो तो मैंने एक ऑब्जर्वर भी लिया था जो कि ब्लैक होल की ऑर्बिट कर रहा था। तो अगर ब्लैक होल हर एक चीज को अपने अंदर खींच लेते तो मैं वो ऑब्जर्वर भी बना ही ना पाता। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे भी मैंने सन को ब्लैक होल से तो रिप्लेस किया ना, तो ब्लैक होल ने अर्थ को सक तो नहीं कर दिया। तो ब्लैक होल जो है ना वो इस तरह वैक्यूम क्लीनिंग का काम नहीं करते कि हमारे लिए चीजों को सक कर लें। उनको आप बिल्कुल आराम से ऑर्बिट कर सकते हो। वो
कुछ भी चेंज नहीं लाते। मेरे ख्याल में ये मिसकंसेप्शन उस रीजन के लिए अप्लाई होती है जो कि ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब है। होता कुछ ही है कि जब आप ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं ना, तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा वियर्ड हो जाती है कि इंसानी अकल उसको समझ नहीं पाती। ये ब्लैक होल के इर्द गिर्द की एक ऑर्बिट है। हमें पता है कि प्लैनेट जो है वो सूरज का चक्कर एलिप्स में लगाते हैं, लेकिन आप इस एलिप्स को जरा देख लें, ये इधर से राइट पे शिफ्ट हो रहा है, फिर अचानक से इधर आ गया, फिर अचानक से शिफ्ट होके इधर आ गया। तो ये ब्लैक होल के इर्द गिर्द की ऑर्बिट है, इतनी वियर्ड ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हम एक ऐसे रीजन को अप्रोच करेंगे जो कि वाकई वैक्यूम क्लीनिंग का काम करेगा। ये मैंने वही सन बना लिया और हम इस सन को सिर्फ एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। इस सन को हमने इस ब्लैक होल से रिप्लेस किया हुआ है और ये इसके अंदर का रीजन है। तो ये वो रीजन है जहां पे वैक्यूम क्लीनिंग जैसा अमल शुरू हो रहा होता है, अभी हुआ नहीं होता। जब हम ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि ऐसी वियर्ड ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमें अंदाजा शुरू हो जाता है कि भाई कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे सितारों की जो ऑर्बिट्स होती हैं वो इतनी ज्यादा अजीब नहीं होती। और आप ये जो ब्लैक होल देख रहे हैं इसके बिल्कुल बाहर ये आप व्हाइट कलर का सर्कल टाइप की शेप देख रहे होंगे, ये असल में कर्व ट्रायंगल की तरह टेट्राहेड्रन टाइप। तो ये वो रीजन है जहां पे रियल में वैक्यूम क्लीनिंग बिगिन हो जाती है। और आमतौर पे लोग ये काम करते हैं कि वो इस रीजन को ब्लैक होल के बाहर के रीजन से भी कंफ्यूज कर लेते हैं और बोलते हैं कि चूंकि इस रीजन में वैक्यूम क्लीनिंग होती है, ब्लैक होल हर एक चीज को अपने अंदर सक कर लेते हैं, तो वो हर जगह करता होगा। अब इस रीजन में होता क्या है, मैंने बहुत भी जूम आउट करके ब्लैक होल को आपके बहुत करीब ले गया। इस ब्लैक होल का चंद किलोमीटर जो है डायमीटर होगा, और हम इस ब्लैक होल से लेके यहाँ तक जो फासला है ना, ये हार्डली 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इस ग्रे रीजन में जब कोई भी चीज आ जाए ना, और वो अगर इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा अजीब हो चुकी होगी ना कि आप इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे भी तो लोगों को दिखेगा कि आप इस तरह साइड वाइज जा रहे हैं, ब्लैक होल के अंदर एंटर हो रहे हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ग्रेविटी इतनी वियर्ड होगी। अब आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि मैं ग्रेविटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा, बार बार ग्रेविटी को वीक बोल रहा हूँ। तो इसका एक टेक्निकल रीजन ये है कि मैं यहाँ पे न्यूटन की ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, आइंस्टाइन की ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, और वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। आप में से अगर कोई जानना चाहे तो हम लोग जो है उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा वियर्ड हो जाएगी कि ऐसी डायरेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप अपने रॉकेट को इस तरफ मूव तो कराएंगे लेकिन आप जब ब्लैक होल की तरफ ही रहेंगे, तो सिर्फ ये डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी, या ब्लैक होल के अंदर या ब्लैक होल के बाहर। तो ये वो रीजन है जहां पे ब्लैक होल रियली सक्स स्टफ इन, इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक वैक्यूम क्लीनर। तो ये सेकंड मिसकंसेप्शन थी, सिर्फ इस रीजन में वैक्यूम क्लीनिंग होती है, इसके बाहर नहीं। Black holes are black because not even light can escape them. अब ये बात तो 100% दुरुस्त है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार ग्रेविटी इतनी सीवियर होती है कि लाइट उससे एस्केप नहीं कर पाती। अगर किसी चीज को चाहिए कि वो ब्लैक होल से बाहर आ जाए तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन ये रीजन नहीं है कि वो ब्लैक है। अगेन आपको अगर मेरी मंकी वाली कहानी याद हो, तो मैंने मंकी को जो है ब्लैक होल के अंदर फेंका था, राइट। लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में मंकी कभी ब्लैक होल के अंदर गया ही नहीं। इनफैक्ट हम कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर फेंके तो ब्लैक होल के अंदर जाएगी ही नहीं। तो हमारे मुताबिक ब्लैक होल के अंदर कोई लाइट या लाइट की सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आखिर हम एक्सपेक्ट क्यों करें कि उससे लाइट बाहर निकले। हमारे मुताबिक ब्लैक होल के अंदर कोई लाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसकी मिसाल ऐसे कि मैं इधर दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता हूँ और इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं आया था, और मैं वेट करूँ कि अभी बंदा बाहर निकलेगा, मैं उससे मिलूंगा। तो बाहर एक बंदा 2 सेकंड मेरे साथ खड़ा हो तो वो मुझे गुस्सा करेगा कि ये क्या पागलपंती कर रहे हो, जब कमरे के अंदर कोई था ही नहीं, तो आखिर तुम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि कमरे से अभी कोई बंदा बाहर निकलेगा। तो सेम केस ब्लैक होल के अंदर कोई लाइट हमारे मुताबिक गई ही नहीं, तो आखिर हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि लाइट उससे एमिट होगी और हम डिटेक्ट करेंगे। हेंस black holes are not black because not even light can escape them. इसका कोई और रीजन है। वो रीजन क्या है? Once again आपको याद होगा कि ब्लैक होल का जो मैं इवेंट होराइजन बनाया था, एच बनाया था।
ये वो रीजन था जहां पे इन्फिनिट टाइम डायलेशन अगर हो गई थी। तो अगर इस इवेंट होराइजन पे मैं अगर खड़ा हूं और मैं एक ऐसी लाइट एमिट करता हूं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 1 वेवलेंथ पर सेकेंड, तो दूर जो आप लोग ऑब्जर्वर खड़े हैं, आप कहेंगे कि जब इसकी घड़ी में 1 सेकेंड गुजरेगा तब ये मेरे पास एक साइकिल एमिट करेगी। और चूंकि यहाँ पे इन्फिनिट टाइम डायलेशन हो चुकी होती है, तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा 1 सेकेंड देखने के लिए आपको इन्फिनिट टाइम वेट करना पड़ेगा। अब इन्फिनिट टाइम वेट करना पड़ेगा तो क्या होगा, आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे 1 साइकिल पर इन्फिनिट सेकेंड, 1 over infinity you get 0, hence you detect a light of 0 frequency or infinite wavelength। और चूंकि हम इस लाइट को कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो ये रीजन हमें ब्लैक दिखेगा। इवन अगर मैं अभी इस कवर को कुछ इस तरह कर दूं कि सिर्फ इंफ्रारेड एमिट करे तो मुझे ये भी ब्लैक दिखने लगेगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इंफ्रारेड गॉगल्स पहन लूंगा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हुई तो मैं माइक्रोवेव गॉगल या टेलीस्कोप ले लूंगा, फिर माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव ले लूंगा। लेकिन इवेंट होराइजन पे फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 0 हो चुकी होती है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी कि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। हेंस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के जस्ट बाहर कोई भी चीज जो लाइट एमिट करती है ना, तो वो स्ट्रेच आउट हो चुकी होती है, उसकी वेवलेंथ 0 हो चुकी होती है, तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन यू डोंट डिटेक्ट लाइट यू सी डार्कनेस, हेंस द ब्लैक होल्स आर ब्लैक। ये एक एग्जांपल दी हुई थी, लेकिन मैंने आपको जुबानी ही समझा दी। अब क्या एक बात आती है कि ब्लैक होल सुपर डेंस, कोई ब्लैक होल इतना ज्यादा डेंस है कि क्या बताऊं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर ब्लैक होल की डेंसिटी से आपका मतलब है कि मास ऑफ द ब्लैक होल डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, हम ब्लैक होल को देखते हैं तो एज अ स्फीयर होते हैं, तो हम उसका रेडियस को 4 पाई से मल्टीप्लाई करें, क्यूब करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर हम मास ऑफ ब्लैक होल को उसके वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो हमें डेंसिटी नॉर्मल मिलती है। ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता कि उसकी डेंसिटी हद से ज्यादा हो। हमारी मिल्की वे के सेंटर पे जो ब्लैक होल है उसका नाम सेजिटेरियस ए है, उसकी डेंसिटी तकरीबन वाटर के बराबर है। Hence, black holes are not super dense. They are like normal objects in terms of density. But no, maybe you don't mean that the mass, that the density of black hole is their mass divided by its volume. Maybe you mean that इसका जो सारा का सारा मास था जब ब्लैक होल बन रहा था, वो सुपर के सिंगुलैरिटी को अप्रोच करता है, तो सारे सितारे का मास जब एक सेंट्रल सिंगुलैरिटी पे अप्रोच करेगा तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हाँ, ये बात ठीक है आपकी, इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल सुपर डेंस है। लेकिन फिर लोग ये बात करने लग जाते हैं कि ब्लैक होल की डेंसिटी इनफिनिट है, क्योंकि सिंगुलैरिटी बोलते हैं हम पॉइंट इन स्पेस को, पॉइंट का वॉल्यूम 0 होता है, तो अगर आप मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करें तो यू गेट इनफिनिट। बट नो, ब्लैक होल्स की डेंसिटी इनफिनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लूज लैंग्वेज में बोल तो देते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलैरिटी लाई कर रही है, लेकिन ये बात सिर्फ हाइपोथेटिकल है। आइंस्टाइन की थ्योरी में सिंगुलैरिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी है वो इनकम्प्लीट है, हमें उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिंगुलैरिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा एक एरर है, हमें बता है कि आप अपनी थ्योरी को मॉडिफाई करो। हम जो है पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी के मुताबिक 10 की पावर -17 मीटर इतना छोटे डिस्टेंस तक हम समझ सकते हैं कि ब्लैक होल जो है उसके अंदर क्या हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते तो हम उस रीजन को सिंगुलैरिटी बोल देते हैं कि अभी तक यहाँ पे फिजिक्स नहीं पहुंची। अब अगर ब्लैक होल्स हमारे पास ब्लैक होते हैं तो अगर हम उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ना उनके अंदर से लाइट बाहर आ सकती है और जो लाइट उनके बाहर से एमिट होती है उसकी वेवलेंथ भी इनफिनिट हो जाती है, हेंस अनडिटेक्टेबल। तो अगर हम एक ब्लैक होल को देखते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको 3 चीजों से समझाऊंगा। पहले है क्वेज़ार्स, दूसरे हैं बाइनरी सिस्टम्स और तीसरा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। हमारे पास क्वेज़ार्स क्या होते हैं? क्वेज़ार सिंपली एक सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्लैक होल ईटिंग स्टफ। ब्लैक होल के इर्द गिर्द मैटर आ जाए और उस मैटर को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करे और उसको खाना शुरू कर दे, तो इसको हम बोलते हैं क्वेज़ार। अब ये क्वेज़ार आकर हमारे पास करते क्या है? फर्स्ट कर लें कि ये ब्लैक होल है हमारे पास, ठीक है, ये उसका एज है।
और इसके गिर्द जो है गैसेस रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस साइड वाली जो गैस होगी इसके मुकाबले में ये ज्यादा ग्रेविटी फील कर रही होगी, राइट, क्योंकि ये ब्लैक होल के ज्यादा करीब है। अब ये चूंकि ज्यादा ग्रेविटी फील कर रही है तो इसकी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होगी ना वो ज्यादा होगी। तो होगा कुछ यूं कि ये गैस भी आगे जा रही होगी, ये भी, लेकिन नेट वेलोसिटी ऐसी थी कि ये गैस इसे रगड़ खाते हुए आगे जाती जाएगी क्योंकि ये ब्लैक होल के करीब है। तो जब गैसेस एक दूसरे से रगड़ खा के आगे जाती हैं तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं और उसकी वजह से हीट अप हो जाती हैं। और आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का एक टॉपिक है उसमें पढ़ चुके होंगे कि जो भी चीज अपना टेम्परेचर हाई करती है तो वो लाइट एमिट करती है। तो हमारे पास ये जो क्वेज़ार है ये लाइट एमिट करेगा और हर क्वेज़ार की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि ये अरब इवन हजारों अरब सूरज जितनी ब्राइट होती है इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये क्वेज़ार का सिस्टम इतना ज्यादा ब्राइट होता है। ये आप फिर से मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर देख लें तो आप ये देख सकते हैं कि यार ये सारा का सारा जो रीजन है इधर भी सितारे लाइट कर रहे हैं, ये इधर भी सितारे लाइट कर रहे हैं। ये इन टोटल जो है तकरीबन 100 से 200 अरब सितारे हैं और आप इन सब की ब्राइटनेस देख रहे हैं। और फिर ये सेंट्रल रीजन जो है ये गोल इसकी ब्राइटनेस देख रहे हैं। ये मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल है जो कि क्वेज़ार बना हुआ है, मतलब अपनी खुराक कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइट एमिट कर रहे हैं। तो आप ये देखें कितना ज्यादा ब्राइट है, इट इज ब्राइटर देन 200 बिलियन स्टार्स। तो अगर हम स्पेस में अपना एक टेलीस्कोप पॉइंट आउट करें और हम एक अनयूजुअली ब्राइट चीज को डिटेक्ट करें तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हम जो चीज डिटेक्ट कर रहे हैं ना वो असल में सितारा नहीं एक क्वेज़ार है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सितारे आमतौर पर इतने ज्यादा ब्राइट हो ही नहीं सकते चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लैक होल है सेंटर में और ये इस सितारे से मास चेंज है। तो ये ऑर्बिट करते करते लेकिन सेंटर में जितना जाएंगे आपको ब्राइटनेस इंक्रीज होगी क्योंकि गैसेस जो है तेज मूव करती हैं और जितना आप इससे दूर जा रहे हैं तो लाइट रेड हो के ये देखें फिर आगे अंधेरा छा जाता है। अगर इसके इर्द गिर्द गैस ना होती तो ये यहाँ पे जो आप अंधेरा देख रहे हैं वो ब्लैक होल के गिर्द भी होता और आप इसको देख ना पाते। क्या देखो तस्वीर देख लें, ये देख रहे हैं क्वेज़ार कितना ज्यादा ब्राइट है। आप बैकग्राउंड में सितारे देख सकते हैं, आप इस गैलेक्सी के सितारे देख सकते हो, सेंट्रल रीजन को देखें, ये लास्ट क्वेज़ार की। फिर से आप देखें कि ये सेंटर में ब्राइट और जितना आप दूर जाते जाएंगे ब्राइटनेस कम होती जाती है। अब मैं आपको बाकी के दो डिटेक्शन मेथड्स के बारे में बताता हूँ। पहला है, दूसरा है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आपको बताया गया था कि जब दो चीजें एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं तो आमतौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम एक लाइट सोर्स देख रहे हैं एक और लाइट सोर्स देख रहे हैं, ये एक दूसरे का चक्कर लगा रही है और लाइट सोर्स हमारे पास सितारे ही होते हैं स्पेस में तो हम कंक्लूड करते हैं कि दो सितारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक डॉट है स्पेस में ये मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं या ऑर्बिट कर रहे हैं लेकिन इसके आसपास हमें कोई लाइट की सोर्स ही नहीं नजर आ रही तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये सितारा जो है हमारे पास एक इनविजिबल चीज का चक्कर लगा रहे हैं। और आपको अब मैं बता चुका हूं कि इनविजिबल चीज क्या होती है, ब्लैक होल। तो अगेन वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास जो सितारा है या ये बाइनरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लैक होल। And what's final thing? Gravitational lensing. Again, ये जनरल रिलेटिविटी की डेप्थ का एक टॉपिक है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा। वो रिजल्ट ये है कि फर्ज करें आपके पास ये एक सितारा है और आप सारे ऑब्जर्वर्स हैं आगे और आप इस सितारे को देख रहे हैं। अब जब इस सितारे के आगे से कोई मास वाली चीज गुजरेगी ना तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा फिनोमेन है कि बजाय इसके कि ये इसकी लाइट को ब्लॉक कर दे ये इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। मतलब जैसी कोई भी मैसिव चीज एक सितारे के सामने से गुजरेगी तो उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। आमतौर पे तो हम समझते हैं ना कि हम बल्ब के सामने हाथ रख दें तो ब्राइटनेस डिम हो जाएगी, हमें दिखेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग में उल्टा ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अब इस इंक्रीज इन ब्राइटनेस का अपना पैटर्न होता है कि ब्राइटनेस इतने गुना बढ़ेगी, इतने टाइम के लिए इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी, तो इसका अपना एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को जब हम लोग नोटिस करते हैं ना तो इसकी बिना पे हम बता सकते हैं कि आई ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक सितारे के गुजरने से हुई या प्लेनेट सितारे के आगे से गुजरा या एक ब्लैक होल गुजरा। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड था जिससे हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।